Hello all of you. Now let's see section 193. इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज. आप सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स वगैरह में, उस पे जो इंटरेस्ट आता है उस पे कितना टीडीएस कटेगा वो इस सेक्शन में हम देखेंगे, और उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस है वो भी अपन देखेंगे. तो देखो, सबसे पहले दिया है पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स डिडक्शन. कौन काटेगा? तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि उनके भी सिक्योरिटीज रहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज. फिर लोकल अथॉरिटी, कंपनीज और कॉरपोरेशंस एस्टैब्लिश्ड अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट. कॉरपोरेशंस में तुम्हारे जैसे स्टेट कॉरपोरेशंस जो है, फाइनेंशियल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह. कंपनीज में तो सारे कंपनीज आ गए जिनके डिबेंचर्स, बॉन्ड्स मार्केट में मिलते हैं. ठीक है. फिर टीडीएस का रेट क्या है? तो वो दिया है नेक्स्ट पॉइंट में, कैटेगरी ऑफ पे एंड द रेट ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स. रेसिडेंट नॉन कॉरपोरेट असेसीज एंड डोमेस्टिक कंपनीज 10%. And what about non-residents and foreign companies? For non-residents and foreign companies, they come under section 195 and not 193. Okay, तो 193 में कौन आएगा? When you make payment to resident non-corporate associates, कंपनी में डोमेस्टिक या फॉरेन ऐसे देखा जाता है, डोमेस्टिक कंपनी या फॉरेन कंपनी, और बाकी एसोसीज में रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट ऐसे देखा जाता है. तो कंपनी जितने रेसिडेंट लोगों को देगी तो उस पे, यानी बेसिकली इंडियंस को जो देंगी, उस पे 10% टीडीएस काट के देंगी. देन टाइम फॉर डिडक्शन, टाइम फॉर डिपॉजिट, ये सब के, एंड क्वार्टरली स्टेटमेंट्स, ये तीन चीज जो है ये कॉमन है. तो इसके टेबल्स है, बाद में वो अपन देखेंगे उसमें. और टाइम अभी बता देता हूं. टाइम फॉर डिपॉजिट, टाइम फॉर फाइलिंग स्टेटमेंट्स, फॉर्म नंबर यहाँ पे दिया है लेकिन उसका टेबल बी में अपन देखेंगे कब फाइल करना है. एंड टीडीएस सर्टिफिकेट, ये वाले 3 पॉइंट्स जो है ये कॉमन नेचर के रहते हैं. तो उनके 3 टेबल है जो अपन बाद में स्टडी करेंगे, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी. तो आने वाले जितने सेक्शंस अभी हम देखेंगे उसमें ये यहाँ आपको ये लिखा हुआ मिलेगा, टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी. सो दैट विल सी एट द लास्ट. लेकिन टाइम फॉर डिडक्शन बता देता हूँ. टाइम फॉर डिडक्शन यहाँ पे आता है क्रेडिट. क्रेडिट जब हम पेई के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. अब ये पॉइंट भी एक बार समझ लो, ये आने वाले सेक्शंस में, कई सारे सेक्शंस में ये कॉमन चलेगा. सैलरी और इसमें फर्क है. सैलरी में क्या था, पेमेंट ऑफ सैलरी पे टीडीएस काटना है. वहाँ क्रेडिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है 192 के अंदर. जैसे हम सैलरी पे करेंगे तो टीडीएस काटेंगे. लेकिन इंटरेस्ट हो गया, आगे आने वाले बहुत सारे सेक्शंस आप देखेंगे, प्रोफेशनल पेमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो सब में कॉमन पॉइंट मिलेगा, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. यानी मैं अगर आपके अकाउंट को क्रेडिट कर दूं तो भी मेरे को टीडीएस काट लेना है, या पेमेंट कर दूं, क्रेडिट बाद में करूं तो पेमेंट पे टीडीएस कट जाएगा, विच एवर इज अर्लियर. और क्रेडिट जो है तो इट इंक्लूड्स क्रेडिट टू, अच्छा इसमें सेंटेंस थोड़ा सा शॉर्ट है, अगर आप एक्चुअल लॉ में पढ़ोगे तो उसमें से लिखा रहता है क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पेई. क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ द पेई. तो कंपनी के 50,000 अगर डिबेंचर होल्डर्स हैं तो एक एक का अकाउंट खोलेंगे क्या, और सबको अलग अलग क्रेडिट देंगे क्या? आकाश का क्रेडिट अलग, विकास का क्रेडिट अलग, रुपेश का अलग, रमेश का अलग, सुरेश का अलग नहीं. कभी कभी वो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट में डाल देते, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट पेएबल, and they may not credit to each individual pays account. तो फिर टीडीएस काटना है क्या? तो आंसर है यस, उस पे भी काटना है. तो अगर पेई के अकाउंट के जगह अगर वो इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट या सस्पेंस अकाउंट कोई ओपन करे और उसमें क्रेडिट कर दे तो भी टीडीएस काटना पड़ेगा. ठीक है, तो भी टीडीएस काटने का है. जैसे लिखा है, इट इंक्लूड्स क्रेडिट टू इंटरेस्ट पेएबल अकाउंट और सस्पेंस अकाउंट. ठीक है, तो याद रहेगा क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. फिर डिपॉजिट वगैरह का टाइम, वैसे तो आप फाइनल के स्टूडेंट्स, आपको मालूम ही होगा, अगले महीने की 7 तारीख तक करना पड़ता है. और मार्च मंथ का जो टीडीएस होता है वो अपन अप्रैल 30 तक उसको डिपॉजिट कर सकते हैं. तो वो टाइम रहता है, हालांकि टेबल ए में दिया है बाद में. फिर क्वार्टरली स्टेटमेंट्स हमको देने पड़ते हैं 15 दिनों के अंदर.
और टीडीएस सर्टिफिकेट बना के जो पेई है उसको देना पड़ता है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे वहां। फिर एक पॉइंट आता है डिडक्शन एट लोअर रेट और नो डिडक्शन, लेसर रेट या नो डिडक्शन। तो इसमें ऐसा है, ये फंडा समझ लो, ये फंडा भी कॉमन रहेगा फिर आने वाले सेक्शंस में चलेगा कि मैं पेई हूं, मेरे पास डिबेंचर्स है कंपनी के, और कंपनी जब मेरे को इंटरेस्ट देगी तो 10% से टीडीएस काट लेगी। लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे पास ये जो इंटरेस्ट आएगा वो इतना टैक्सेबल होने वाला नहीं है। मेरी जो टोटल इनकम जाएंगी वो 2.5 लाख से थोड़ी सी ऊपर जाने वाली है, 5 लाख से नीचे ही रहने वाली है। सो अल्टीमेटली मेरे को 5% वाला ही स्लैब लगने वाला है, और उसके ऊपर जाने वाला ही नहीं है। उसके ऊपर 20% का स्लैब रहता है, उसमें मेरी इनकम जाने वाली ही नहीं है। तो माई इनकम विल रिमेन इन द स्लैब ऑफ 5%, दैट्स इट। तो मेरा 10% टीडीएस क्यों कटना चाहिए? 10% नहीं कटना चाहिए, तो बहुत ज़्यादा कट रहा है। तो उसमें मेरे को क्या करना है? या सपोज कि मेरे पास कोई पुराने लॉसेज है ब्रॉड फॉरवर्ड वगैरह, और वो सेट ऑफ होने वाले हैं, और सेट ऑफ होने की वजह से फिर मेरा जो इंटरेस्ट है वो नॉन टैक्सेबल जोन में आ जाएगा। ड्यू टू सम रीज़न आई एम नॉट गोइंग टू पे 10% टैक्स, दैट्स अ प्लेन सिचुएशन। तो उस केस में मेरे को क्या करना है? तो मुझे अपने एओ के पास जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन करना पड़ेगा फॉर्म 13 के अंदर। तो एक फॉर्म 13 होता है, उसमें आप एप्लीकेशन करो अपने एओ के पास और उसको सेटिस्फाई करो कि या तो मेरा टीडीएस कटना ही नहीं चाहिए, या कटना चाहिए तो 10% से कुछ कम कटना चाहिए। तो अगर मैं सेटिस्फाई करता हूं तो एओ क्या करेगा कि एक सर्टिफिकेट बना के देगा। सो दिस इज कॉल्ड अ सर्टिफिकेट फॉर नो डिडक्शन और लेसर डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो एक सर्टिफिकेट एओ देगा अपने को, सर्टिफिकेट का कोई नंबर नहीं है, जस्ट उसको एक सर्टिफिकेट बोलते हैं, सर्टिफिकेट फॉर नो डिडक्शन और लेसर डिडक्शन। ठीक है, इशूड इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म शैल बी इशूड बाय एओ टू द एसएससी। एक बार ये सर्टिफिकेट मुझे मिल गया तो फिर मैं एक कॉपी जो है इसका वो कंपनी को दे दूंगा या गवर्नमेंट को, जहां से मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है। फिर वो जो डिडक्टर है जिसको मैंने सर्टिफिकेट दे दिया, तो वो इस सर्टिफिकेट के हिसाब से जो लिखा है उस हिसाब से टीडीएस काटेगा। अगर सर्टिफिकेट में लिखा है कि नहीं काटने का, नो टीडीएस, तो नहीं काटेगा। और अगर सर्टिफिकेट में लिखा है कि भाई 5% से काटो, 2% से काटो, 4% से काटो, तो उस रेट से काटेंगे इंस्टेड ऑफ 10%। आए समझ में? तो ये पूरी कहानी को याद रखो, एग्जाम में कभी कभी उस पर क्वेश्चन आता है, उल्टा क्वेश्चन आएगा कि इफ़ यू आर रिसीविंग इंटरेस्ट एंड इफ यू डोंट वांट योर टीडीएस टू बी डिडक्टेड, व्हाट इज द ऑप्शन, व्हाट यू शुड डू। तो लिखेंगे कि ऐसा आपने को करना है। स्टेप 1, अप्लाई टू असेसिंग ऑफिसर इन फॉर्म 13, देन सेटिस्फाई हिम फॉर द लेसर डिडक्शन और नो डिडक्शन। If AO is satisfied, he will give us a certificate for that purpose. Then we will hand over that certificate to the payer, the deductor, and then the payer will deduct the tax accordingly. Simple. Great. तो ये तो एक तरीका हुआ, और ये जो फंडा है ये बहुत सारे सेक्शंस में अपन देखेंगे, ऑलमोस्ट आने वाले हर सेक्शन में रहेंगे एक्सेप्ट दैट लॉटरी वॉटरी, बाकी सब जगह है। उसके अलावा भी एक है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव है, वो है फॉर्म 15G। ये तो आप सबने सुना ही होगा, बहुत कॉमन है फॉर्म 15G। ये क्या होता है कि एक फॉर्म है जो मैं पेई, जिसको इंटरेस्ट मिलने वाला है, वो फॉर्म भरकर डायरेक्टली डिडक्टर को दे देता हूँ। इसमें कोई असेसिंग ऑफिसर बीच में नहीं आता, आई कैन गिव इट डायरेक्टली टू माई डिडक्टर। तो इसमें क्या लिखा रहता है, फॉर्म 15G में ऐसा लिखा है कि आई फारूक हक, मेरी आइडेंटिटी, पैन नंबर वगैरह, solemnly undertake that my income is not going to be taxable in this year. मेरा इनकम 2.5 लाख से नीचे रहने वाला है, it is not going to exceed the basic exemption limit, therefore please don't deduct tax at source. ऐसा है। तो ये अपन उसको दे देंगे, किसको? डिडक्टर को स्ट्रेट अवे अपन देंगे, और डिडक्टर को एक बार दे दिया तो फिर वो क्या करेगा कि हमारा टीडीएस नहीं काटेगा। लेकिन इसके अंदर एक राइडर है, एक क्या कहेंगे, एक लिमिटेशन है, और वो ये है कि ये तब तक वर्क करेगा जब तक ये जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है, जो इंटरेस्ट आ रहा है ना मेरे पास, वो इंटरेस्ट ही 2.5 लाख से कम होना चाहिए।
जो अपना बेसिक एग्जामिशन लिमिट है उससे कम होना चाहिए। अगर ये इंटरेस्ट ही 2.5 लाख के ऊपर चले गया तो फिर ये सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं है, यानी ये फॉर्म कोई काम का नहीं है। देन डिडक्टर विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा है देखो, डिक्लेरेशन इन फॉर्म 15G एंड फॉर सीनियर्स इट इज फॉर्म 15H। ठीक है, सीनियर्स के लिए 60 ईयर्स के ऊपर वालों के लिए फॉर्म 15H। बाय द असेसी अदर देन कंपनी ऑफ फर्म। तो ये जो है ये सिर्फ बेसिकली इंडिविजुअल HUF के लिए रहती है, दिस इज नॉट फॉर कंपनीज एंड फर्म्स। इन डुप्लीकेट यानी 2 कॉपी उसकी देना है। 1 कॉपी ऑफ सच फॉर्म इज टू बी डिलीवर्ड टू, फिर कंपनी जिसको मैंने दिया, तो कंपनी को मैंने तो 2 कॉपी दे दिया, तो कंपनी क्या करेगा कि उसमें से 1 कॉपी फिर प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो है उसको हैंड ओवर करेगा ऑन और बिफोर द 7th of the month following the month in which the declaration is furnished। यानी मैंने कंपनी को दिया अगर 28 तारीख को, 28 जून को दिया, तो कंपनी उसमें से 1 कॉपी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या चीफ कमिश्नर या प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर जो भी उसके डिपार्टमेंट में बॉस होगा वहाँ, उसको हैंड ओवर करेगा अगले महीने की 7 तारीख तक। ओके, तो 1 कॉपी वहाँ डिपॉजिट हो जाएंगी, 1 कॉपी अपने पास रखेगा कंपनी, और फिर वो TDS मेरा नहीं काटेगा। लेकिन यह लिख दो, इट वर्क्स ओनली इफ द इंटरेस्ट इज लेस देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। यानी अगर इंडिया जूनियर्स है तो 2.5 लाख, सीनियर्स है तो 3 या 5 एज द केस में भी, डिपेंडिंग अपॉन एज। तो उससे कम है तो ही ये काम करेगा। अगर इंटरेस्ट उससे ज़्यादा हो गया तो फिर कंपनी, आपका ये जो फॉर्म है उसका कोई मतलब नहीं है, कंपनी विल हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। आया समझ में? फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, इंटरेस्ट ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड एट सोर्स। नो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब ये नहीं है कि इनकम एग्जेम्प्ट है, TDS एग्जेम्प्ट है। So when I say TDS is exempt, that doesn't mean that interest will be not taxable in your hands। हाँ, गलत मत समझना। सिर्फ इतना है कि TDS नहीं काटेगा, बाकी आपकी जो इनकम है वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगी भी या नहीं भी हो सकती। That depends upon Section 10 exemptions। तो अगर Section 10 में कोई इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, जैसे NRE लोगों के हाथ में इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट जो उनका रहता है, तो वो एग्जेम्प्ट है, वो एग्जेम्प्ट भी है, उस पर TDS भी नहीं कटेगा। लेकिन कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो टैक्सेबल है तुम्हारे हाथ में, लेकिन TDS से एग्जेम्प्ट है। तो यहाँ ये लंबी लिस्ट देखेंगे, इसमें कुछ इंटरेस्ट ऐसे हैं जो इनकम से भी एग्जेम्प्ट है और TDS से भी एग्जेम्प्ट है, और कुछ ऐसे हैं जो इनकम में टैक्सेबल है लेकिन TDS में एग्जेम्प्ट है। ओके, तो चलो देखते हैं हम। इंटरेस्ट पेएबल ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स, याद रखना है, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड्स पे जो इंटरेस्ट आएगा उस पे TDS नहीं काटेगा, सिंपल। देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन नोटिफाइड डिबेंचर्स इशूड बाय एनी इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटी और एनी पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक और कोऑपरेटिव लैंड डेवलपमेंट बैंक। तो बेसिकली PSUs के डिबेंचर्स है, तो कौन से वाले, जो गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा, जो नोटिफाइड है उस पे फिर TDS काटने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाकी पे TDS कटेगा। तो ऐसा नहीं है कि सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के डिबेंचर्स का इंटरेस्ट TDS से एग्जेम्प्ट हो गया, ऐसा नहीं है। जो नोटिफाई होंगे वहाँ एग्जेम्प्ट होगा, जो नोटिफाइड नहीं है वहाँ पे TDS काटना पड़ेगा। देन इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी सिक्योरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इस पे TDS नहीं काटना है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सीडिंग 10,000 पेएबल ऑन 8% टैक्सेबल बॉन्ड्स ऑफ 2003 और 7.75% टैक्सेबल बॉन्ड्स ऑफ 2018। तो ये जो 2 यहां दिया है, 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स ऑफ 2003 एंड 7.75% सेविंग्स टैक्सेबल बॉन्ड ऑफ 2018, ये जो 2 है और उसमें अगर अमाउंट 10,000 से ऊपर गया तो इसमें TDS काटना है। ये जो 2 है इसमें TDS
अप्लाइज, यानी टीडीएस काटना पड़ेगा। बाकी जितने भी गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है उस पे टीडीएस एग्जेम्प्ट है। समझे? इन दोनों को छोड़ के सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी बॉन्ड्स होंगे उस पे जो इंटरेस्ट वो पे करेंगे उस पे टीडीएस नहीं काटने का है, मगर ये जो दो है इस पे काटने का है। ठीक है, वेरी गुड। फिर उसके बाद है एनी इंटरेस्ट पेएबल टू an individual or HUF who is resident in India. Obviously we are talking, this section itself applies to resident, on listed debentures issued by company in which public are substantially interested, यानी listed public companies। तो listed debentures है तो कंपनी listed ही होती है। if the interest is paid by the company by an account paid check, account paid check से देने का है, and the aggregate amount of interest paid or likely to be paid during the financial year as a whole does not exceed 5,000 rupees। ये बहुत काम का है क्योंकि ये जनरल एप्लीकेबल है। तो कंपनी है, इंटरेस्ट पे कर रही है किसको, रेसिडेंट इंडिविजुअल या एचयूएफ को, अकाउंट पे चेक से पे कर रहे हैं, एंड अमाउंट कितना है, लेस देन और इक्वल टू 5,000 पर एनम, पूरे साल का 5,000 या उससे कम का इंटरेस्ट है और रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ को देना है और अकाउंट पे चेक से दे रहे हैं, तो फिर उस पर टीडीएस नहीं काटने का है, नो टीडीएस। सिंपल, याद रखने का ये पॉइंट बड़ा काम का है। और डिबेंचर्स भी कौन से होने चाहिए, लिस्टेड डिबेंचर्स। फिर उसके बाद के जो पॉइंट्स है कुछ वो उल्टे हैं, यानी पेयर कौन है मतलब नहीं है, रिसीवर कौन है उससे मतलब है। तो देखो, एनी इंटरेस्ट पेएबल टू LIC on any securities owned by it or in which it has full beneficial interest, यानी कि कंपनी कोई भी हो, LIC क्या है कि LIC के पास बहुत पैसा है तो इन्वेस्ट करते हैं ना बॉन्ड्स वगैरह में, तो किसी कंपनी के बॉन्ड्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब वो कंपनी जब उन बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट देगी तो किसको देंगी, LIC को देंगी ना, तो उस पे टीडीएस नहीं काटने का है। ऐसा समझे? तो कंपनी कोई भी हो, वो अगर इंटरेस्ट पे करेगी LIC को, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो टीडीएस नहीं काटेंगी। नंबर 2 GIC, सिमिलर लाइंस पे, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और एनी ऑफ इट्स 4 सब्सिडरी कंपनीज। कौन है उसके 4 सब्सिडरीज, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस, ओरिएंटल एश्योरेंस और यूनाइटेड इंश्योरेंस। 4 उसके सब्सिडरीज जो जनरल इंश्योरेंस का काम करते हैं। तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है, इन्होंने अगर कोई कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया और वो कंपनी इनको इंटरेस्ट देने वाली है तो उस पे टीडीएस नहीं काटेंगे। नाउ दैट इंटरेस्ट में बी टैक्सेबल बट नो टीडीएस। देन इंटरेस्ट पेएबल टू एनी अदर इंश्योरर ऑन एनी सिक्योरिटीज ओन्ड बाय इट और इन विच इट हैज बेनिफिशियल इंटरेस्ट। वैसे बाकी इंश्योरेंस, तो ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गया। तो एक LIC आ गया, एक GIC और उसके 4 सब्सिडरीज, ये दोनों गवर्नमेंट के हैं। और इसमें कौन आ गया, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज लाइक ICICI लॉम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी एंड मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, और वो सब इसमें आ गए। एनी अदर इंश्योरर, तो इंश्योरर यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गया। तो इंश्योरेंस कंपनीज ने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के बॉन्ड्स में और उनको इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। ठीक है, तो ये 3 जो है ये एक कैटेगरी के हैं, इंटरेस्ट पेएबल टू देम, टू LIC, GIC एंड इट्स 4 सब्सिडरीज एंड अदर इंश्योरेंस कंपनीज, नो टीडीएस। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी इशूड बाय अ कंपनी वेयर सच सिक्योरिटी इज इन डीमैट फॉर्म। डीमैट डिबेंचर्स आजकल आते हैं या बॉन्ड्स डीमैटेरियलाइज फॉर्म में, एंड इज लिस्टेड, वो लिस्टेड भी है
on a recognized stock exchange in India in accordance with Security Contract Regulation Act of 1956 and rules made thereunder. ये लॉ में पढ़ा होगा, लिस्टिंग सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर होता है. तो लिस्टेड बॉन्ड्स है या डिबेंचर्स है जो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है, डीमैट में, तो उस पर जितना भी इंटरेस्ट देंगे, जितना भी इंटरेस्ट उस पर जाएगा साल में, उसमें कोई टीडीएस नहीं कटेगा. नो टीडीएस ऑन एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड. इसमें कोई अमाउंट का लिमिटेशन नहीं है, 10,000 5,000 कुछ भी नहीं, 50,000 हो, 10 लाख हो, 50 लाख का इंटरेस्ट हो, नो टीडीएस. यानी डीमैट सिक्योरिटीज पे टीडीएस है ही नहीं, ऐसा समझ लो. ठीक है, यहां तक समझ में आया. तो इस तरह से है ये. फिर उसके बाद में आता है डिविडेंड. वेरी सिंपल सेक्शन है डिविडेंड का 194. प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ डोमेस्टिक कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी का जो ऑफिसर होता है, शैल बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट ऑफ कैश, पेमेंट इन कैश और बिफोर इशूइंग एनी चेक और वारंट सो एंड सो फोर्थ, और बिफोर डिविडेंड ऑफ एनी विदिन 222E. 222E वाला जो डिविडेंड होता है, डिडक्ट फ्रॉम देयर टैक्स एट द रेट ऑफ 10%. लेकिन अब क्या है कि एक्चुअली देखा जाए तो इसमें अमेंडमेंट आना चाहिए, नहीं आया है, गवर्नमेंट भूल गया है शायद. बट सेक्शन 194 शुड नाउ बी स्क्रैप बिकॉज 222E का जो डिविडेंड है, इस पे पहले क्या होता था, अप टू प्रीवियस ईयर 17-18 क्या था कि इट वाज नॉट सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, है ना, and it was taxable in the hands of shareholder. 222E जो लोन वाला होता है, प्राइवेट कंपनी जो देती है, तो ऐसा था कि it was not taxable in the hands of company but it was taxable in the hands of shareholder. तो इसलिए जब कंपनी शेयरहोल्डर को पे करती थी तो TDS था. There was TDS on पेमेंट टू शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल था इसलिए उसका टीडीएस था. लेकिन अब क्या हो गया है, फ्रॉम प्रीवियस ईयर 18-19 इट इज नाउ सब्जेक्ट टू डीडीटी. इस पे डीडीटी लगा दिया है, सब्जेक्ट टू डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, वो भी 30% से लगता है अंडर सेक्शन 115O, है ना. और क्योंकि इस पे डीडीटी लगा दिया है तो अब इसको शेयर होल्डर के हाथ में एग्जेम्प्ट कर दिया है. एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर. तो अब क्योंकि एग्जेम्प्ट है शेयर होल्डर के हाथ में, तो इस पे टीडीएस क्यों काटेंगे ना, टीडीएस का कोई फंडा ही नहीं है, टीडीएस शुड नॉट बी देयर, क्योंकि शेयर होल्डर के हाथ में तो एग्जेम्प्ट है, तो टीडीएस का ही को काटने का. ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स तो कंपनी ने भर ही दिया है सरचार्ज सेस मिलाकर, तो टीडीएस का कोई सवाल नहीं आता. नो क्वेश्चन ऑफ टीडीएस, है ना. तो इसलिए ये जो सेक्शन है 194 ये कोई काम का नहीं है, तो इसको भूल जाने का है, वही अच्छा है. उसके बाद में फिर आता है 194A. अब 194A क्या है, दिस इज अगेन इंटरेस्ट ही है लेकिन अदर देन ऑन सिक्योरिटीज है, क्योंकि सिक्योरिटीज डिबेंचर्स बॉन्ड्स का इंटरेस्ट कहां पे आ गया, 193 में आ गया. तो 194A में क्या आएगा, बाकी कोई भी इंटरेस्ट अगर है सिक्योरिटीज को छोड़ के, यानी बेसिकली लोन्स एडवांसेस वगैरह, मैंने आपको लोन दिया है, आपसे मेरे को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप मेरा टीडीएस काटेंगे, ऐसा. तो उसको अपन स्टडी करते हैं. या बैंक में अपन ने पैसा रखा है एफडी वगैरह में, और एफडी के ऊपर अपने को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक हमारा टीडीएस काटेगा, तो वो है. अब यहां से एक नया फंडा देखो, मैं आपको समझाता हूं. 194A में पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स,
यानी पेयर कौन होना चाहिए, हु शुड बी द पेयर। तो वहां लिखा है ऑल पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, ऑल पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, यानी इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी जितने लोग हैं उनको तो काटना ही काटना है। यानी पेयर अगर हो गया कंपनी या फर्म या ट्रस्ट या एओपी या एजेपी एक्सेट्रा, कोई भी हो गया तो उसको टीडीएस काटना है। गवर्नमेंट आ गया, गवर्नमेंट अगर इंटरेस्ट पे कर रहा है टीडीएस काटो। एनी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ तो कवर हो गए, उनको टीडीएस काटना ही काटना है। और इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पेयर है तो वो कब काटेंगे, तो वो सेकेंड पॉइंट में दिया है। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ हु आर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर 44AB ए और बी इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर इनको ऑडिट लगा है, पिछले साल अगर ऑडिट लगा है, तो इस साल में जो भी ये पेमेंट्स करेंगे उनको भी टीडीएस काटना पड़ेगा। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये भी अच्छे समझ लो, क्योंकि आने वाले सेक्शंस में कंटिन्यू रहेगा, ये बहुत जगह आप देखेंगे। तो एक बार समझ लो, फिर बार बार रिपीट क्या करना। इंडिविजुअल एचयूएफ को छोड़ के बाकी जो लोग हैं जो पेयर है, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उनको तो टीडीएस काटना है जो वो इंटरेस्ट पे करेंगे। और इंडिविजुअल एचयूएफ अगर पेयर है, मैं फारूक हक इंडिविजुअल हूं, मैंने आपको अगर इंटरेस्ट दिया तो मैं आपका टीडीएस कब काटूंगा, अगर मुझे पिछले साल में टैक्स ऑडिट लगा है, यानी मेरा बिजनेस का टर्नओवर जो है या मेरे प्रोफेशन का जो टर्नओवर है वो ऑडिट जो लिमिट होती है सीलिंग उसके ऊपर जाना चाहिए। तो लास्ट ईयर मेरे को ऑडिट लगा, जैसे 17-18 था लास्ट ईयर, 17-18 में अगर मेरे को ऑडिट लगा है तो 18-19 में जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। और 18-19 में ऑडिट नहीं लगा तो 19-20 में जब मैं आपको पेमेंट करूंगा तो मुझे टीडीएस नहीं काटना है। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लास्ट ईयर्स टर्नओवर। थ्रेशोल्ड लिमिट, जो ऑडिट का थ्रेशोल्ड लिमिट होता है उसके ऊपर चले गया तो मुझे ऑडिट लग गया, ऑडिट लग गया तो फिर लास्ट ईयर में ऑडिट लगा तो करंट ईयर में मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। अंडरस्टूड? जब मैं पेमेंट्स करूंगा तो मेरे को टीडीएस काटना है। तो इस तरह से इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। तो इंडिविजुअल एचयूएफ टीडीएस कब काटेंगे, जब वो टैक्स ऑडिट में कवर होते हैं तो लास्ट ईयर, तो करंट ईयर में टीडीएस काटना है। गॉट इट? बहुत सिंपल है। और कंपनी फर्म्स ट्रस्ट वगैरह है उनको टर्नओवर वर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, दे हैव टू ऑलवेज डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। कैटेगरी ऑफ पे वही है, रेसिडेंस इन इंडिया, एनी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। रेट दिया है नॉन कॉर्पोरेट एसोसीज और डोमेस्टिक कंपनीज, नॉन कॉर्पोरेट्स में बाकी सब लोग आ गए एंड कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी 10%, तो 10% से यहां से भी टीडीएस काटना है। एंड व्हाट अबाउट नॉन रेसिडेंट्स एंड फॉरेन कंपनीज, वो जाएंगे 195 के अंदर, नॉट 194A। फिर इसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, नो टीडीएस, कौन से केस में टीडीएस नहीं काटना है, तो वो देखते हैं हम। इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट भी रहते हैं, क्वेश्चन इस पे ज्यादा आते हैं। क्वेश्चन देखो टीडीएस चैप्टर में बहुत सिंपल आते जरूर है, एक क्वेश्चन तो जरूर आपको दिखेगा टीडीएस पे, ऑलमोस्ट एवरी अटेम्प्ट में आता है, 5-1 मार्क्स का वेटेज रहता ही है। और उसमें सिंपल रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन रहते हैं कि फलाने आदमी ने फलाने चीज़ के लिए फलाना फलाना पेमेंट किया और टीडीएस काटने का है कि नहीं काटने का है, बताओ। एक तो ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है, दूसरा घुमा के देंगे कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को पेमेंट किया विदाउट टीडीएस और ऑफिसर ने उसको ऊपर इंक्वायरी बिठा दी है, नोटिस दिया है कि तुमने टीडीएस क्यों नहीं काटा, तो जज करो कि उसकी लायबिलिटी थी या नहीं थी। तो एक सिंपल क्वेश्चन आता है, एक थोड़ा घुमा के पूछते हैं, जजमेंट का क्वेश्चन होता है कि यू जज वेदर इट हैज़ बीन प्रॉपरली डिडक्टेड और नॉट। और नहीं तो फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, तो कॉन्सिक्वेंसेस उसके इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, वो अपन बाद में पढ़ेंगे कि अगर आपने नहीं काटा और लेट काटा या काटा लेकिन भरा नहीं टाइम में तो फिर इंटरेस्ट देना पड़ता है सेक्शन 201 के अंदर, वो भी अपन बाद में स्टडी करेंगे। समझ आ रहा है? तो ये सब पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो देखो नो टीडीएस में क्या क्या पॉइंट्स है। नंबर 1, where the aggregate है ना, साल भर का एग्रीगेट of interest credited or paid or likely to be credited or paid during the financial year does not exceed 10,000
इन केस ऑफ इंटरेस्ट पेड बाय बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक और पोस्ट ऑफिस ऑन नोटिफाइड डिपॉजिट स्कीम्स। तो बैंकिंग कंपनी है जिसमें आपका एफडी है, आईसीआईसीआई बैंक में आपका एफडी पड़ा हुआ है और उस एफडी पे साल भर का इंटरेस्ट 10,000 से कम आने वाला है। साल भर का इंटरेस्ट 10,000 से कम आने वाला है, तो बैंक आपका टीडीएस नहीं काटेगा। ठीक है, ये एग्रीगेट लिखा है, एग्रीगेट फॉर द होल ईयर। मान लो कि वो हर मंथ आपके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं इंटरेस्ट, तो एक एक महीने का 500 रुपए, तो अपन कैसे गिनेंगे? 500 रुपए नहीं देखेंगे अपन, 500 रुपए मंथली आ रहा है तो साल भर का कितना जाएगा ऐसे देखेंगे। तो साल भर का जाएगा तुम्हारा 6,000, 10,000 से कम है, नो टीडीएस। और अगर हर महीने वो आपके अकाउंट में 1,000 रुपीज क्रेडिट कर रहे हैं तो साल भर का 12,000 हो जाएगा, तो फिर वो टीडीएस काटेंगे। कब से काटेंगे? राइट फ्रॉम द फर्स्ट मंथ, क्योंकि लाइकली भी बोला है ना। तो ऐसा नहीं कि जब देते देते 10 के ऊपर जाएगा तब काटो, नहीं, पहले से मालूम है ना कि भाई इतना इतना देना है और इतना देना है, तो कैलकुलेशन के हिसाब से साल भर का तो 10,000 से ऊपर हो ही रहा है, 1,000 पर मंथ। तो अप्रैल में ही पता चल गया ना 1,000 पर मंथ दूंगा तो साल भर का 10,000 से ऊपर तो जाएगा ही जाएगा, तो मेरे को फर्स्ट मंथ से ही टीडीएस काटते जाना है। ठीक है, और यही लिमिट जो 10,000 है वो सीनियर सिटीजन्स के केस में हो जाती है 50,000 रुपए। तो अगर सीनियर इन्वेस्टर्स है, जैसे आपके पापा वगैरह ने एफडी लेके रखा है, एफडी में पैसा इन्वेस्ट करके रखा है, तो वहां लिमिट हो जाएंगी 50,000। लेकिन सीनियर वही अबव 60 इयर्स ऑफ एज। ठीक है, तो ये बैंकिंग वालों का हो गया, बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम्स जो होते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी रखते हैं ना अपन एफडी, वो इसमें आ गया। बाकी हर केस में 5,000 का लिमिट होता है। तो बाकी केस में क्या आ गया? बाकी केस में ये आ गया ना कि आपने मेरे को पैसा दिया था लोन, या वो कंपनी डिपॉजिट्स होते हैं, आई थिंक आईपीसीसी कॉर्पोरेट लॉज में पढ़ा होगा आपने, कंपनी डिपॉजिट्स, यू कैन कीप डिपॉजिट्स ऑफ मनी विद द कंपनी, यानी कंपनीज में भी एफडी ओपन होता है, तो वहां लिमिट होगा 5,000। या आपने फारूक को लोन दिया है, फारूक आपको इंटरेस्ट देने वाला है और फारूक टैक्स ऑडिटी एसएससी है, तो फारूक आपका टीडीएस काटेगा अगर 5,000 रुपए से ऊपर गया है तो इंटरेस्ट, और 5,000 से नीचे है आपका इंटरेस्ट साल भर का, आई विल नॉट डिडक्ट योर टैक्स एट सोर्स। ऐसा, तो बाकी सब केसेस में 5,000। और फिर उसका प्रोविजो भी है, 2-3 प्रोविजो है, बड़े काम के ही है। तो देखो क्या कहता है, पहला कहता है कि प्रोवाइडेड दैट इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम क्रेडिटेड और पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम डिपॉजिट्स, टाइम डिपॉजिट यानी वही एफडी विद द बैंकिंग कंपनी, और टाइम डिपॉजिट विद कोऑपरेटिव बैंक, और डिपॉजिट्स विद पब्लिक कंपनी providing long-term finance for construction or purchase of residential houses in India and which is eligible for deduction under section 36(1)(8). 36(1)(8) हमने पढ़ा था, याद है? वो अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व, स्पेशल रिजर्व का डिडक्शन मिलता है। तो ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बाजू में लिख दो, दीज आर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज फॉर परचेज ऑफ रेसिडेंशियल हाउसेज बोला है ना, यानी दीज आर हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। ओके, तो एक तो बैंक आ गया, कोऑपरेटिव बैंक आ गया, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी आ गई। तो वहां क्या बोलता है, द अफोर्सेड अमाउंट शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू ए ब्रांच, दिस इज द इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी जो लिमिट है 10,000 या 50,000 सीनियर्स की, या फिर 5,000, ये पर ब्रांच देखना है। कहने का मतलब क्या है कि पंजाब नेशनल बैंक अगर अपन ले रहे पीएनबी, उसके ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, 3 ब्रांचेस में मेरे एफडीज है, अलग अलग ब्रांचेस में मेरे एफडी पड़े हुए हैं। ठीक है, अगर ब्रांच 1 से मेरा इंटरेस्ट आने वाला है 9,000 रुपए, ब्रांच 2 से मेरा इंटरेस्ट आने वाला है 12,000 रुपए, और ब्रांच 3 से मेरे को इंटरेस्ट मिलने वाला है साल भर का सिर्फ 6,000 रुपए, तो फिर क्या करेंगे? क्या इनको क्लब करके अपन टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं, इट हैज टू बी टेकन ब्रांच वाइज विद रेफरेंस टू अ ब्रांच, यानी 10,000 की लिमिट जो है वो हर एक ब्रांच को अलग 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 लगेगी। तो ब्रांच 1 और ब्रांच 3 मेरा टीडीएस काटेंगे क्या?
नहीं, नो टीडीएस, नो टीडीएस, क्योंकि वो दोनों ब्रांच मेरे को 10,000 से कम दे रही है। लेकिन ब्रांच बी टीडीएस काटेगा क्या? यस, तो ब्रांच बी अलोन विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, यानी अपने को ब्रांचेस को एग्रीगेट नहीं करना है। समझ में आ रहा है? गुड। लेकिन और एक क्वेश्चन में पूछूंगा कि अगर एक ही ब्रांच में, पंजाब नेशनल बैंक के एक ही ब्रांच में, चंडीगढ़ ब्रांच में मेन आपके 5 एफडीज है, ब्रांच एक ही है, एफडी 5 है, अलग अलग टाइम पे बनाए हुए एफडीज है, हर एक एफडी का इंटरेस्ट 10,000 से कम है, या सीनियर्स के केस में 50,000 से कम है। लेकिन वो पांचों एफडीज का अगर अपन एग्रीगेट करें तो लिमिट के ऊपर जाता है, तो फिर टीडीएस काटेगा क्या वो ब्रांच? यस। तो ब्रांच वाइज देखना है, ब्रांच वाइज एग्रीगेट करना है। एक ब्रांच में अगर आपके 5 एफडीज है तो पांचों एफडी का इंटरेस्ट एग्रीगेट होगा, लेकिन 5 अलग अलग ब्रांचेस में आपके एफडी है तो वो एग्रीगेट नहीं होंगे। 10,000 का लिमिट सेपरेटली लगेगा हर एक ब्रांच को। गॉट इट? वेरी गुड। फिर उसके बाद सेकेंड प्रोविजो कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द अमाउंट रिफर्ड टू इन द फर्स्ट प्रोविजो शैल बी कंप्यूटेड विद रेफरेंस टू टोटल इनकम credited or paid by the banking company or the cooperative society or the public company, and not branch wise, where such banking company or the cooperative society or the public company has adopted core banking solution. और आजकल सभी बैंक का हो गया है देखा जाए प्रैक्टिकली, तो इसलिए मैंने पंजाब नेशनल बैंक के एग्जाम्पल मैंने लिया। अज्यूम करो कि उसका कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट नहीं है, इट हैज़ नॉट अडॉप्टेड कोर बैंकिंग सोल्यूशन। लेकिन यहाँ लिखा है कि अगर कोर बैंकिंग सोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, यानी बेसिकली कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, आजकल बैंक्स कंप्यूटराइज एनवायरनमेंट में काम करते हैं ना। आजकल देखो ब्रांच का कोई मतलब, फिजिकल ब्रांचेस रहते हैं लेकिन मेरा अकाउंट में कहीं से भी मैनेज कर सकता हूँ, है ना। इंटरनेट बैंकिंग जिसका रहता है ना, तो इंटरनेट बैंकिंग से अपन कहीं पर भी एफडी खोल सकते हैं। वहाँ एफडी खोलो तो कोई ब्रांच अकाउंट आता भी नहीं है, वहाँ कोई ब्रांच होता ही क्या? नहीं, ऑनलाइन अकाउंट है मेरा, फारूक का ऑनलाइन अकाउंट है, मैं ऑनलाइन अकाउंट से आता हूँ, मैं एफडी खोल लेता हूँ। तो देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच व्हेन यू ऑपरेट ऑनलाइन। तो ऐसे केस में फिर कोई ब्रांच का मतलब नहीं है, और जहाँ पे भी आपके अकाउंट्स होंगे, जितने भी ब्रांचेस में, और आप जितने भी एफडी खोलोगे, फिर उन सबको एग्रीगेट किया जाएगा। तो अगर ये कोर बैंकिंग है तो फिर एग्रीगेट हो जाएगा। सवाल समझ में आ रहा है? तो 2 क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते, एक कि 3 ब्रांचेस है बैंक के, कोर बैंकिंग सोल्यूशन उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया है। सो इफ नो कोर बैंकिंग सोल्यूशन यानी इंटरनेट बैंकिंग नहीं है, तो फिर सबका अलग अलग देखेंगे। ये कौन से केस में? जब पुराने ज़माने में वो फिजिकल बैंक्स होते थे, आज भी है कुछ कुछ बैंक्स। एंड इफ कोर बैंकिंग इज अडॉप्टेड, इंटरनेट बैंकिंग अगर उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, तो फिर अपन एग्रीगेट करेंगे ऑफ ऑल ब्रांचेस, ठीक है। और एग्रीगेट करेंगे तो 9, 12, 6 मिला के तो 10 के ऊपर ही हो रहा है ना, तो फिर पूरे अमाउंट्स पे टीडीएस कट जाएगा। कितना होता है टोटल? 9 + 12 + 6 27,000। सो टीडीएस विल बी ऑन फुल 27,000 इंटरेस्ट। आए समझ में? वेरी गुड। और फिर दिया है टाइम डिपॉजिट्स इंक्लूड्स रिकरिंग डिपॉजिट्स, आरडी जो होता है ना, पेएबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, कितने समय तक आप रिकरिंग डिपॉजिट करते जाओ। आरडी एक सिस्टम होता है बैंक का। एफडी जो अपन कहते हैं ना, उसमें क्या होता है कि आपने 2 लाख रुपए डाल दिए, फिर 5 साल के बाद आप निकालो। अगर 5 साल का टेन्योर है तो अलग अलग टेन्योर के लिए आप रख सकते हो, 1 साल 2 साल अलग अलग रहता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है कि यू कीप डिपॉजिटिंग एवरी वीक या एवरी मंथ, and then it gets accumulated over time, and after maturity you will get back your money. तो वो भी इसमें कवर होता है, वो भी टाइम डिपॉजिट। आरडी इज ऑल्सो टाइम डिपॉजिट। तो बेसिकली ये एफडी एंड आरडी दोनों को लगता है।
तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। फिर आगे चलते हैं, सेकेंड पॉइंट में है ये फिर वो उल्टा, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू, अगर इनको दिया तो टीडीएस नहीं काटना। पेयर कोई भी हो सकता है, पेयर कैन बी एनीवन, एंड ही इज पेइंग इंटरेस्ट टू एनी ऑफ दीज पीपल, देन नो टीडीएस। तो किस किस को दे रहे हैं अपन? बैंकिंग कंपनी को, या कोऑपरेटिव बैंक, या फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस एस्टैब्लिश अंडर सेंट्रल स्टेट प्रोविंशियल एक्ट्स, या एलआईसी, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या एनी कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, कोई भी कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी जो इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज बेसिकली, and notified institutions, associations or body or class of institution, associations or body। इसमें हजारों नोटिफाइड है आज तक, हजारों, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हजारों लोग नोटिफाइड है। बीच में तो एक नोटिफिकेशन मैंने पढ़ा था, रामकृष्ण मठ भी नोटिफाइड है इसमें। तो अगर आपने उनको कोई इंटरेस्ट दिया तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या है, देखो एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। बैंक से यार मैंने लोन लिया है ना, हाउसिंग लोन या बिजनेस लोन अपन लेते हैं, बैंक से अपन लोन लेते हैं, तो अपन बैंक को इंटरेस्ट पे करते हैं। एफडी पे क्या है कि बैंक अपने को इंटरेस्ट देता है, लेकिन यहाँ उल्टा है ना, अपन ने जब बैंक से लोन उठाया तो हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे। तो जब हम बैंक को इंटरेस्ट देंगे तो क्या कभी टीडीएस काटते? कभी सुना है आपने यार वो मेरा ईएमआई लगा है मैं टीडीएस काटूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है। So when you pay interest to bank, whether it is a business loan or a housing loan or personal loan, जो भी, तो आप TDS नहीं काटेंगे। Similarly, you take a loan from financial corporations, जैसे इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वगैरह से इंडस्ट्री को लोन मिलता है, तो वो उसको इंटरेस्ट देंगे, नो TDS। या LIC से लोन लो, UTI से लो, या इंश्योरेंस कंपनी से लो, या और नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन जो भी है उनसे लो, उनको अगर आप इंटरेस्ट पे करोगे तो टीडीएस नहीं काटने का है। ठीक है, फिर आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ फर्म टू पार्टनर। ये जो 40B अपन देखते हैं, याद है ना, 40B में लिमिट होती है 12% की, 12% तक आप इंटरेस्ट अपने पार्टनर को दे सकते हो, उसका डिडक्शन फर्म को मिलता है। तो वहां टीडीएस काटने का है क्या? नहीं। When a firm pays interest to its partner, it will not deduct tax at source. इसका और एक इम्पैक्ट देखो कहाँ है, ये भी साथ साथ में याद रखने का। ये सारे एक्सेप्शंस हम देख रहे हैं ना, ये टीडीएस नहीं काटने का, तो इसका जो इम्पैक्ट है ना वो सेक्शन 40 क्लॉज ए अपन देखते ना, कि इफ यू मेक पेमेंट्स विदाउट टीडीएस देन द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। डिसअलाउंस ऑफ एक्सपेंडिचर पेड विदाउट टीडीएस, या जो टीडीएस काटा ही नहीं या काटने के बाद गवर्नमेंट को भरा नहीं, तो वहां डिसअलाउ होता है ना। नॉन रेसिडेंट, रेसिडेंट, दो केस है। रेसिडेंट में 30% डिसअलाउ होता है, नॉन रेसिडेंट में 100% डिसअलाउंस है ना। तो वो जो सेक्शन में डिसअलाउंस है वो यहाँ पे ये जो एक्सेप्शंस है ना, तो ये एक्सेप्शंस के अंदर वो डिसअलाउंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ काटने का ही नहीं है ना। अभी काटने का ही नहीं है तो ऑब्वियसली मैं नहीं काटूंगा, तो क्या आप एक्सपेंस को डिसअलाउ करेंगे? नो। तो ये जो सेक्शन लगता है 48, ये वहां लगता है जहां टीडीएस काटने का है और नहीं काटा, लेकिन यहां तो काटने का ही नहीं है, तो फिर 48 यहां पे अप्लाई नहीं होगा। तो ये जो 48 है वो लिख दो, नॉट एप्लीकेबल इन दीज केसेस, नॉट अप्लाई इन दीज केसेस। कौन से केसेस? जहां पे एक्सेप्शंस है। चलो तो और भी देख लेते हैं। फिर चौथे नंबर पे देखो, चौथे नंबर पे है टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी, बाय यानी इंटरेस्ट कौन दे रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी, अदर देन कोऑपरेटिव बैंक, टू अ मेंबर देयर ऑफ, यानी ये नॉर्मल कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव वगैरह जो होते हैं, जो बैंकिंग नहीं है, नॉर्मल कोऑपरेटिव सोसाइटीज,
तो वो अपने मेंबर्स से पैसा लेती है ना, उसको इंटरेस्ट भी देती है, तो वो इंटरेस्ट पे टीडीएस नहीं कटेगा। तो मेंबर्स देयर ऑफ और टू सच इनकम क्रेडिटेड और पेड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी टू एनी अदर कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ने दूसरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को कोई लोन दिया था और उसका इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसमें भी कोई टीडीएस नहीं कटेगा। सिंपल है। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर को इंटरेस्ट देगा, नो टीडीएस, या दूसरे कोऑपरेटिव को देगा, नो टीडीएस। देन इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स में रिफंड आता है ना, दिस इज इंटरेस्ट ऑन रिफंड्स। इंटरेस्ट ऑन रिफंड, अपने को जब पेमेंट आता है गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड, तो उसमें इंटरेस्ट भी आता है, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और स्टेट ड्यूटी एक्ट और वेल्थ टैक्स, ये तो खत्म हो चुके हैं दोनों एक्ट। Then to such sum credited by way of interest on the compensation amount awarded by motor vehicles motor accident claim tribunal। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल का केस आप जीते और उसमें आपको इंटरेस्ट मिला, क्रेडिट हुआ आपको, तो उसमें टीडीएस नहीं काटने का। अब इसमें देखो क्रेडिटेड लिखा है, क्रेडिटेड का मतलब है जब वो आपको क्रेडिट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटने का है। यानी अच्छे समझो इसको, आप थोड़ा बैकग्राउंड समझाता हूं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल कहां आता है कि जहां आपके पहले तो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, फिर आपने इंश्योरेंस क्लेम किया, और इंश्योरेंस कंपनी ने डिनाई कर दिया, कुछ बहाने बनाए इंश्योरेंस कंपनी ने कि ऐसा था वैसा था और हम आपका क्लेम नहीं देंगे। उन्होंने क्लेम देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि गाय भाग के आई और आपकी कार में घुस गई, तो गाय का एक्सीडेंट है, कार का एक्सीडेंट नहीं है, तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। हम यार ये अजीब बात है, गाय मेरी कार में घुसे, अब मैं ठोकर मार दूं उसको, बात तो ही कि ना कार तो डैमेज हुई ना, तो इंश्योरेंस मिलना चाहिए। लेकिन खैर इंश्योरेंस कंपनी के तो बहाने बनाने की आदत होती है, वो खुद तो बहाना बनाते हैं और तुमको पैसा देने से इनकार कर दिए। कोई बात नहीं, हम अपील में जाएंगे। तो ये है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल है, वहां अपील करना पड़ता है। अपील किए और केस जीत गए, तो केस जीत गए तो पैसा मिला, लेकिन इतने समय जो डिले हुआ उसका इंटरेस्ट भी तो मिलेगा ना। तो मोटर व्हीकल क्लेम ट्राइब्यूनल ने बोला कि भाई इनको पहले तो आप 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर दो क्लेम, और उसके ऊपर इतने समय का इंटरेस्ट भी दो। तो वो इंटरेस्ट निकला मान लो कि 56,000 रुपए, 56,000। तो वो 56,000 का वो हमको क्रेडिट करेंगे ना पहले बुक्स में, तो क्रेडिट करते समय टीडीएस नहीं काटना है। अच्छा, इसमें पेयर कौन है? पेयर है इंश्योरेंस कंपनी। पेयर ये ट्राइब्यूनल नहीं है, ट्राइब्यूनल तो कोर्ट है, उसने तो ऑर्डर पास किया। देना किसको है? इंश्योरेंस कंपनी अपने को देगा। तो इंश्योरेंस कंपनी पहले अपने बुक में एंट्री पास करेगा ना, क्रेडिट की रिकॉर्ड करेगा कि इंटरेस्ट पेएबल। तो वो जब एंट्री पास करेंगे, क्रेडिट करेंगे हमारे अकाउंट को, तो टीडीएस नहीं काटना है। फिर वो पे करेंगे, जब पे करेंगे तब टीडीएस काटना कि नहीं काटना। देखो नेक्स्ट पॉइंट, टू सच इनकम पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट on the compensation amount awarded by motor accident claim tribunal, where the amount of such income, or as the case may be the aggregate amounts of such income yani interest paid during the financial year is less than or equal to 50,000। तो देखो क्रेडिट करेंगे तो टीडीएस नहीं काटने का, लेकिन जब पे करेंगे तो टीडीएस काटना है। लेकिन कब काटना है? अगर पेमेंट साल भर में 50,000 से ऊपर जाएगा। तो इंटरेस्ट का पेमेंट अगर 50,000 से ऊपर है, जैसे 56,000 है, तो 56,000 है और वो पे कर रहे हैं मेरे को 56,000, तो टीडीएस काट लेंगे क्योंकि 50 के ऊपर है। लेकिन अगर इंटरेस्ट 46,000 होता तो टीडीएस नहीं कटता, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टीडीएस। अच्छा, आया 56,000, उन्होंने मेरे को क्रेडिट कर दिया 56,000, ये एंट्री उन्होंने मारी मान लो कि 25 मार्च को ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर। उस साल में उन्होंने मेरे को दिया 25,000, और फिर अगला साल है अप्रैल मई में फिर बैलेंस मेरे को दिया।
टोटल 56,000 है, 25,000 पहले दिया, मान लो 30,000 पहले दिया और फिर 26,000 बाद में दिया अगले साल, तो फिर टीडीएस कटिंग आ गया? नहीं, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर में उन्होंने मेरे को 30,000 दिया, नो टीडीएस। अगले फाइनेंशियल ईयर में 26,000 दिया, फिर से नो टीडीएस। क्योंकि ये 50,000 की जो लिमिट है वो पर फाइनेंशियल ईयर है, ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर 50,000। तो देखो एक अपन लिख भी लेते हैं, मान लो कि 25 मार्च को उन्होंने क्रेडिट किया 56,000, तो टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं, नो टीडीएस। फिर 25 मार्च को ही पे किया 30,000, तो टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं, क्योंकि 50 से कम है, तो अगेन नो टीडीएस। और फिर अगले साल 7 अप्रैल को उन्होंने बैलेंस पे किया 26,000, अब टीडीएस काटेंगे क्या? नहीं, क्योंकि साल चेंज हो गया ना, ये साल अलग वो साल अलग, तो अगले साल 26,000 ओनली, 50 से कम है, तो अगेन नो टीडीएस। आए समझ में? और मान लो ये पूरा 56 अगर वो एक ही साल में दे देते 25 मार्च को, तो फिर यस, फिर टीडीएस कट जाता। और काटना किस पे है? पूरे 56,000 पे, 6,000 पे नहीं, पूरे 56 पे टीडीएस कट जाएगा। गॉट इट? तो ऐसा वो है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरेस्ट पेड और पेएबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल्ड बैंक in relation to zero coupon bonds issued on or after 1st June 2005। ये जीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं, बिजनेस साइड में समझाए थे, तो उस पर कोई टीडीएस नहीं है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ही नहीं होता ना, उसमें पैसा लेते हैं और रिडेम्पशन में पूरा ऐड करके देते हैं। जैसे इशू प्राइस 100 है तो रिडेम्पशन प्राइस 400 रुपये होगा, तो उसमें कैपिटल गेन निकालते हैं ना अपन, उसमें इंटरेस्ट होता ही नहीं है, जो डिफरेंस है वो कैपिटल गेन में जाता है, तो इसलिए उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा। और आखिरी में है इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी, ये अपन स्टडी किया था असेसमेंट्स के अंदर। एसपीवी जब इंटरेस्ट देता है बिजनेस ट्रस्ट को, तो उसमें कोई टीडीएस नहीं काटता, और ये पास थ्रू स्टेटस वाला है। ये इंटरेस्ट इनकम अपन आगे जब ट्रांसफर होता है इन्वेस्टर को, तो वहां जाके टैक्स होता है ना? गुड, तो इतने सारे पॉइंट्स याद रखना है। और फिर बाकी टाइम ऑफ डिडक्शन क्या रहेगा? क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर डिपॉजिट, क्वार्टरली स्टेटमेंट्स एंड टीडीएस सर्टिफिकेट्स, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। फिर डिडक्शन एट लोअर रेट, वही आ गया, देखो फिर से फॉर्म 13 में अप्लाई करो अगर आप चाहते हो, यू आर रिसीवर ऑफ इंटरेस्ट और आप चाहते हो कि आपका टीडीएस 10% से ना कटे, या तो कटे ही ना या फिर कम होना चाहिए, नॉट 10, तो you apply to the AO in form 13 and get a certificate from him and then give the certificate to the payer। और उसके बाद फॉर्म 15G एंड 15H भी आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, सिमिलर टू 193, बिल्कुल सेम। जो डिडक्टर है उसको आप हैंड ओवर कर दो फॉर्म 15G 15H, जिसमें लिखा होता है कि माई इनकम इज गोइंग टू बी लेस देन बेसिक एग्जामिशन लिमिट, सो डोंट डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। उसके 2 कॉपी देना है, जिसमें से एक कॉपी वो लोग सबमिट करेंगे प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर या कमिश्नर के पास अगले महीने के 7 तारीख के पहले। कहा ना, वो सारे पॉइंट्स फिर कॉमन रहते हैं। उसके बाद फिर एक आता है 194B, विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड क्रॉसवर्ड पजल। बहुत सिंपल रहता है ये, लॉटरी आप जीत गए या क्रॉसवर्ड पजल्स वगैरह या वो सारे जो रहते हैं ना गैम्बलिंग वगैरह, तो उसमें एनी पर्सन पेइंग द सम, जो भी ऑर्गेनाइजर था लॉटरी का वो काटेगा। पेई कौन? कोई भी जो जीता, विनर ऑफ लॉटरी, 30% से टीडीएस कटेगा। और एक ही पॉइंट इसमें बस समझने का है, विनिंग इन काइंड अगर होगा तो कैसे कटेगा। विनिंग इन काइंड यानी कि आप वो नहीं स्कीम्स रहते हैं शॉपिंग मॉल्स वगैरह में कि आप शॉपिंग करो, फिर एक कूपन भर के डाल दो, फिर आपको मर्सिडीज बेंज लग सकती है, वहाँ खड़ी रखते हैं मॉल में मर्सिडीज बेंज पूरे दिवाली के सीजन में,
और सीज़न ख़त्म होने के बाद फिर वो कूपन उठाते हैं और जिसका कूपन निकला उसको मर्सिडीज बेंज इनाम में मिल जाती है, तो वो है, उसको कहते हैं विनिंग इन काइंड। तो मान लो कि 80 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज आप जीत गए, वर्थ द वैल्यू इज 80 lakhs ऑफ दैट कार। तो फिर उसमें टीडीएस कैसे काटेंगे? कार देना है तो कार देते वक्त टीडीएस कैसे काटेंगे? उसके चक्के निकाल देंगे क्या टीडीएस या उसकी डिक्की निकाल देंगे टीडीएस नहीं ना। तो उसमें सिंपल है, पहले आपसे उतना पैसा मांगेंगे। 80 लाख की कार है, 80 लाख पे 30% निकाल लो, तो तुमसे 30% पहले मांगेंगे कि इतना पैसा जमा करो। जमा करने के कितना होता है? 24 लाख। 24 लाख तुमको जाके पहले जमा करना पड़ेगा ऑर्गेनाइजर के पास एज टैक्स डिडक्शन, वो गवर्नमेंट को भरेंगे और तुमको कार हैंड ओवर करेंगे। ऐसा है। तो वो लिखा है देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग शैल बिफोर रिलीजिंग द विनिंग, बिफोर रिलीजिंग द विनिंग यानी आपको कार की चाबी देने के पहले एंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ विनिंग्स। टैक्स हैज बीन पेड, तो किससे कलेक्ट करेगा? आपसे कलेक्ट करेगा, विनर से। तो 24 लाख रुपए दो, कार लेके जाओ, ऐसा है, सिंपल। और नो टीडीएस में 10,000 रुपए का लिमिट है। अगर लॉटरी 10,000 रुपए से कम है, इनाम द विनिंग 10,000 रुपए से कम है या इक्वल है, तो नो टीडीएस। एंड टाइम फॉर डिडक्शन इज टाइम ऑफ पेमेंट, यहाँ क्रेडिट नहीं आता, यहाँ सीधा पेमेंट आता है। And where prize money is in kind, before releasing the prize, the payer should ensure that tax has been paid in respect of the winnings. वो तो देखा ही हमने। Then time for deposit, quarterly statement, TDS certificate सब सेम रहता है, ये बाद में स्टडी करेंगे। और उसी तरह से और एक सेक्शन देख लेते हैं, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस। घोड़ों पे अगर आपने दाव लगाया, वो जो रेस क्लब्स होते हैं ना वहाँ पे, तो उसमें भी 30% से टीडीएस है, सिंपल। 10,000 की लिमिट वहाँ पर भी है। विनिंग अगर 10,000 रुपये से ऊपर होगा तो आपका टीडीएस कटेगा, बस। बाकी पॉइंट वही है सब, टाइम ऑफ पेमेंट पे काटेंगे, यहाँ कोई क्रेडिट नहीं रहता। एंड टेबल ए बी एंड सी वी विल सी लेटर ऑन। फिर अगला जो सेक्शन है दैट इज 194C, वो काफ़ी लंबा है, बड़ा है, तो उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।